हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लाइव क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर का। यह जो है क्लास 3rd है। यदि आप इसका फर्स्ट और सेकेंड क्लास नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उस मॉडल पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है यह सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। आपको बताना है कि सूर्य से आने वाला जो ऊर्जा रहता है और तारे से जो आने वाला जो ऊर्जा रहता है वो किस प्रकार का जो है अभिक्रिया का उदाहरण है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है नाभिकीय ऊर्जा का। तो याद रखिएगा, आपका सूर्य तथा अन्य तारों की जो विशाल ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है नाभिकीय संलयन, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड नंबर अर्थात 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है दर्पण सूत्र है। आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन इसमें दिया गया है इसमें कौन जो है आपका मिरर फॉर्मूला है अर्थात दर्पण सूत्र है। तो याद रखिएगा आपका दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/e होता है आपका 1/f होता है, यही होता है आपका दर्पण सूत्र। याद रखिएगा आपका दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है आपका 1/v + 1/e 1/f होता है, और ये दर्पण सूत्र होता है। और देखिए आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है 1/v + 1/e 1/f, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव जो होता है उसे कहाँ देखा जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है जंगल में, ऑप्शन बी में बाजार में, ऑप्शन सी में दिया गया है खेत में, और ऑप्शन डी में यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में इनमें से सभी, अर्थात ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो है आपका जो है टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव को जो है केवल हम लोग जंगल में देख सकते हैं, और ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पर जंगल में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर और वह पूछा गया है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारा टिमटिमाता है उसका जो है व्याख्या जो है किस सिद्धांत पर किया गया है। तो याद रखिएगा तारे का टिमटिमाना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर जो है आधारित है, और ऑप्शन ए में दिया गया अपवर्तन का सिद्धांत पर, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर और वह पूछा गया है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि जो नेत्र है अर्थात जो आंख है उसमें जो रेटिना है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो याद रखिएगा जो मानव के नेत्र में जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनता है वास्तविक और उल्टा, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि किसी बल्ब से जो है 1 मिनट में जो है 120 कूलम आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है T = आपका दिया गया है 1 मिनट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा T जो है आपका मिनट में दिया गया, इसे जो है आपको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में जो होता है आपका 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ T जो होगा आपका 60 सेकेंड होगा। उसके बाद जो कह रहा है कि यहाँ पर 120 कूलम यानी आवेश यानी Q का जो मान दिया गया है वो 120 कूलम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है विद्युत धारा का मान। तो याद रखिएगा I = फॉर्मूला होता है आपका Q/T होता है, विद्युत धारा I = Q/T फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए आवेश यानी Q का जो मान दिया गया है वो 120 कूलम दिया गया है, यहाँ पर 120 लिखिए, और आपका टाइम जो है वो 60 सेकेंड है, तो यहाँ पर 60 लिखिए। इसे आप काट दीजिएगा तो ये 2 एम्पियर। याद रखिएगा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, यानी इसका आंसर आएगा आपका 2 एम्पियर। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है 2 एम्पियर, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी प्रकार जो है उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस उपकरण में जो है धन यानी पॉजिटिव चिन्ह और ऋण चिन्ह या नेगेटिव चिन्ह जो होता है नहीं होता है। तो याद रखिएगा आपका कुंडली का ऐसा उपकरण है जिसमें जो होता है धन और ऋण चिन्ह जो होता है नहीं होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है कुंडली, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर और वह पूछा गया है कि
लघुपतन के समय परिपथ में जो है विद्युत धारा का मान होगा। आपको बताना है कि लघुपतन जब होता है तो उस समय जो होता है परिपथ में जो होता है विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा लघुपतन जब होता है तो विद्युत धारा का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और ऑप्शन ए में दिया गया है बहुत अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर, और वह पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है कौन व्यक्ति किए थे, अर्थात कौन वैज्ञानिक किए थे। तो याद रखिएगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे आपके फैराडे, और ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, और वह पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस होता है। आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस होता है वह कैसा होता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस जो होता है वह इस प्रकार होता है। तो देखिए ये जो होता है आपका किनारे की अपेक्षा जो होता है क्या होता है, वो बीच में मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है किनारे की अपेक्षा जो है बीच में मोटा होता है, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर, और वह पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम मैग्निफिकेशन, अवतल लेंस का जो होता है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन जो होता है वह क्या होता है। तो याद रखिएगा कोई भी लेंस रहेगा आपका उत्तल रहे या अवतल रहे, उसका मैग्निफिकेशन जो होता है आपका आवर्धन जो होता है वह v/u होता है, प्लस में होता है। लेंस में जो होता है आपका कोई भी लेंस रहेगा, यदि आपसे पूछा जाएगा उसका आवर्धन का फॉर्मूला बताइए, उसका सूत्र बताइए, तो वो होता है आपका v/u। अगर यहीं आपसे कहा जाता कि दर्पण में जो है आवर्धन किसके बराबर होता है, तो दर्पण में आवर्धन m बराबर जो होता है वो होता है -v/u। तो ध्यान दीजिएगा लेंस में पूछेगा तो फॉर्मूला v/u होगा, प्लस में होगा, और दर्पण में पूछेगा तो -v/u, दर्पण में जो होता है माइनस लग जाता है केवल। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होगा तो v/u, और देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में दिया गया है v/u, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर, और वह पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी जो होता है आपका f और उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच जो है क्या संबंध है, अर्थात क्या आपका रिलेशन है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r = जो होता है फॉर्मूला होता है 2f, और एक होता है f = r/2। यही दो रिलेशन होता है, ये दोनों में से कोई एक दिया होगा तो जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन ए में दिया गया r = 2f, अभी आपको यहाँ पहले फॉर्मूला लिखे हैं r = 2f, यानी यही जो है संबंध है क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट, r = 2f जो है क्या आपका करेक्ट है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर, और वह पूछा गया है कि मानव नेत्र में होता है। आपको बताना है कि मानव का जो नेत्र होता है उसमें कैसा लेंस लगा रहता है। तो याद रखिएगा मानव के नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया उत्तल लेंस होता है, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से जो है किस भाग पर बनाता है। आपको बताना है कि मानव का जो नेत्र होता है वो जो प्रतिबिंब बनाता है, जो इमेज बनता है वो मानव के किस भाग पर बनता है। तो याद रखिएगा रेटिना पर बनता है, और रेटिना जो है इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है दृष्टि पटल। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहीं कहीं रेटिना ना देकर आपसे जो है ऑप्शन में दिया रहेगा दृष्टि पटल, तो वहां पे भी आप ओएमआर शीट में जो है अपना रंग लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है रेटिना, तो रेटिना होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके स्थान पर आपका दृष्टि पटल भी हो सकता है, हिंदी में दिया रहता है, ये रेटिना जो है इंग्लिश होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है रेटिना, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर, और वह है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित। आपको बताना है कि विद्युत जनित्र जो है उसका सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि 16 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है बायोगैस ईंधन का जो है स्रोत नहीं है। आपको बताना है ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन जो है बायोगैस ईंधन का जो है स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा आपका लकड़ी जो होता है वो बायोगैस ईंधन का जो होता है स्रोत नहीं होता है, और ऑप्शन ए में दिएगा, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। आपको बताना है कि 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें कौन जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा आपका चारों जो ऑप्शन दिया गया इसमें कोयला एक ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या होता है आपका कोयला एक प्रकार का क्या होता है जीवाश्म ईंधन होता है, यानी ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर, और वह है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। आपको बताना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत, और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 19 नंबर, और वह है कि
खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? आपको बताना है कि खतरा का जो रंग होता है, प्रकाश जो होता है वो कौन सा रंग का जो होता है उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा रेलवे सिग्नल में जो होता है खतरे के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का। और खतरा का संकेत का कोई भी मतलब चीज में जो है खतरा को दर्शाने के लिए जो होता है लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश जो है किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। और देख लीजिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है लाल, और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह है 20 नंबर की, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 1 जूल बटा 1 सेकेंड जो होता है 1 वाट के बराबर होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है 1 वाट, और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकों के जो है सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। आपको बताना है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो सजातीय जब रहेंगे तो उसमें क्या होता है? आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण? तो याद रखिएगा चुंबकीय के सजातीय ध्रुव में जो होता है वह प्रतिकर्षण होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर, और वह पूछा गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। आपको ये बताना है कि विद्युत मोटर जो होता है वह ऊर्जा को किस रूप में जो होता है चेंज करता है। तो याद रखिएगा विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो होता है बदलता है, और ऑप्शन बी में दिया गया है विद्युत ऊर्जा का जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है क्या करता है? वो बदलता है। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 23 नंबर, और वह है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बताना है कि लेंस की जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वह डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। याद रखिएगा लेंस के क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायऑप्टर, और इसका दूसरा मात्रक होता है पर मीटर, यानी मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपका नहीं दिया गया है, ये वाला दिया गया है मीटर इनवर्स, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है मीटर इनवर्स, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। लेकिन याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ये ऑप्शन ना देखो ये दिया जाता है कि लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा दूसरा इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स या पर मीटर आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा 1 मीटर इज इक्वल टू जो होता है 1 डायऑप्टर होता है। याद रखिएगा 1 मीटर जो होता है 1 डायऑप्टर के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर, और वह है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आपको बताना है कि आकाश जो होता है उसका रंग जो होता है नीला क्यों प्रतीत होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर, और वह पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने की? ये जो है आपका 2 बार क्वेश्चन आ गया, यानी पहले जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किए थे वैज्ञानिक हुए थे फैराडे, और आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है फैराडे ने, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर, और वह है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? आपको बताना है कि यदि प्रतिबिंब का आकार जो होता है यानी प्रतिबिंब का जो साइज होता है, इमेज का जो साइज होता है वो हमेशा बराबर किस दर्पण में बनता है, किस मिरर में बनता है? याद रखिएगा समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, इमेज जो होता है, वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, यानी वस्तु के आकार के बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका समतल होगा। ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन सी में दिया गया आपका समतल, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट, यानी समतल दर्पण। अगला आपका क्वेश्चन है 27 नंबर, और वह है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 किलोवाट जो होता है वो कितने आपके जूल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट जो होता है वह 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि 1 किलोवाट जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 किलोवाट जो है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह है यहाँ पर 28 नंबर की, एथेनॉइक अम्ल को समानतः कहा जाता है। आपको बताना है कि एथेनॉइक अम्ल जो होता है उससे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा एथेनॉइक अम्ल जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल, और जो एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। याद रखिएगा एथेनॉइक अम्ल का जो आपका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3COOH होता है, और ये एसिटिक अम्ल जो होता है इसका जो है साधारण नाम है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो एथेनॉइक अम्ल को समानतः क्या कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है, और ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर, और हुआ है कि
भारतीय संगीत प्रणाली में जो है संगीत के कितने सुर होते हैं, आपको बताना कि भारतीय संगीत जो प्रणाली है उसमें जो है संगीत के कितने सुर होते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संगीत प्रणाली में जो है संगीत के जो सुर है वह उसकी जो संख्या है वह है 7। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 7 और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर और वह है कि यहाँ पर वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर जो उपचयन की गति यानी ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होता है वह कैसा होता है। तो याद रखिएगा वायुरोधी बर्तन में जो है खाद्य सामग्री को जब रखा जाता है तो उपचयन की गति जो होती है वह धीमी होती है और ऑप्शन ए में दिया गया और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि नीचे दी गई अब क्रिया में कौन सा कथन जो है सही है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, यहाँ पर ये 2 लगाया गया संतुलित करने के लिए, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान है। कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन किया और ये क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। तो याद रखिएगा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वह जो होता है आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया कराता है। और जो भी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन किया यानी संयोग किया, क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। तो किसका ऑक्सीकरण होगा, ये कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर है तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑप्शन ए में दिया गया है कॉपर का ऑक्सीकरण और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है AgCl और इसका रंग पूछा गया, आपको बताना है कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो आपका होता है श्वेत या उजला। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है श्वेत और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर और वह पूछा गया है कि समीकरण CaCO3 ये जो है आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट या आप इसे संगमरमर या आपका चूना पत्थर इसे बोल सकते हैं। इसे जब उष्मा दिया गया अर्थात इसे जो है गर्म किया गया तो यह आपका बना रहा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो गया, टूट गया। तो ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया। तो याद रखिएगा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी बड़े पदार्थ के यौगिक को हम लोग गर्म करते हैं तो वह जो होता है 2 छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो वह जो होता है आपका वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया वियोजन और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर और वह है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर ये जो होता है रिएक्शन कैसे होता है, कह रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जो है जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। यहाँ पर जो है Ap जो है वह आपका जल के साथ जो है रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका Fe3O4 प्लस जो है आपका H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये बनाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यौगिक बना। तो देखिए यहाँ पर कौन यौगिक आपका बन रहा है, यहाँ पर Fe3O4 प्लस जो है आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो यौगिक कौन बना है आपका Fe3O4, देख लीजिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया Fe3O4 और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि हमारे शरीर में पीएच जो होता है कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी मनुष्य का जो शरीर होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा मनुष्य का शरीर जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है और ऑप्शन बी में दिया गया है 7.0 से 7.8 और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर और वह है कि रक्त में शर्करा यानी रक्त में जो है शर्करा, शर्करा कहने का मतलब होता है शुगर यानी आपका चीनी भी बोल सकते हैं। रक्त में शर्करा का जो है स्तर जो है नियंत्रित कौन करता है। तो याद रखिएगा रक्त में जो शर्करा का नियंत्रित करता है वह आपका करता है इंसुलिन और देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है इंसुलिन और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका कहीं यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर 37 नंबर और वह है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आप ध्यान दीजिए आयनिक यौगिक जब भी बनेगा उसमें एक धातु रहेगा एक अधातु रहेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर CH4 क्या है आपका मीथेन है और ये कार्बन अधातु ये हाइड्रोजन भी अधातु, ये जो होगा आपका सहसंयोजक यौगिक होगा। CO2 जो होता है आपका सहसंयोजक यौगिक होता है। लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया है CaCl2 और CaCl2 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम आपका धातु है और क्लोरीन जो है धातु है। और जब भी धातु और अधातु आपस में अपक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं वो आयनिक यौगिक ही बनता है, यानी आयनिक यौगिक कौन होगा आपका CaCl2 और ऑप्शन सी में दिया गया ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर और वह पूछा गया है कि
इनमें से जो है 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ जो है संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ जो है कौन सा पदार्थ जो है वो अपक्रिया यानी रिएक्शन नहीं करता है। 4 जो ऑप्शन दिया है याद रखिएगा, गोल्ड अर्थात जो सोना होता है वो ऑक्सीजन के साथ जो है कभी नहीं रिएक्शन करता है, यानी कभी संयोग नहीं करता है। और ऑप्शन बी में दिया गया है गोल्ड, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट, यानी सोना जो होता है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, संयोग नहीं करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, आपको बताना है कि शुद्ध सोना जो होता है उसे कितना कैरेट पर व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा शुद्ध सोना को जो है 24 कैरेट पर व्यक्त किया जाता है, और ऑप्शन बी में दिया गया है 24 कैरेट, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। और यदि आपसे पूछा जाए कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता था, आभूषण बनाने में जो है आपका याद रखिएगा आभूषण बनाने में जो सोने का उपयोग किया जाता है वो 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो कितना कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का, और शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर, और वह है यहाँ पर कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो है गैस की उपस्थिति कितनी है, अर्थात वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जो है कितना प्रतिशत उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उपस्थित होता है वो आपका होता है 0.03%। यदि पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भूपर्पटी में कितना प्रतिशत पाया जाता है, यानी जमीन में, तो याद रखिएगा 0.02%, याद रखिएगा 0.02%। भूपर्पटी में यानी आपका जमीन में पूछा जाएगा तो 0.02%, वायुमंडल में पूछा जाएगा तो 0.03%। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि CO2 जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03%, और आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस N2 होता है, और ये जो होता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो होता है गैस होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस आपका 78% पाया जाता है। अब बात किया जाए ऑक्सीजन गैस जो है वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो याद रखिएगा वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है वह 21% पाया जाता है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, वायुमंडल में जो है आपका ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो गैस है वह है नाइट्रोजन। और उसके बाद जो है यदि आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03%, और यही पूछा गया है जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की वीडियो में इसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम आंसर कंप्लीट कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा मस्ट रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जो है तुरंत पहुंचे। यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक दिया गया है, वहां पर जो है आपका PDF नोट्स डाला जाता है, तो वहां से आप ज्वाइन होकर आप PDF नोट्स को डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे।